हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 9 साइंस के टर्म 2 के सैंपल पेपर को डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ सेक्शन बी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सेक्शन बी में आपके पास 6 क्वेश्चंस होंगे और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क का पूछा जाएगा। सेक्शन ए को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ लेट अस बिगिन विद 8th क्वेश्चन, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन बी। क्वेश्चन है, एन एरो मूव्स फॉरवर्ड व्हेन रिलीज्ड फ्रॉम अ स्ट्रेच्ड बो, एक्सप्लेन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन द प्रोसेस। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, एक एरो है जिसको धनुष से रिलीज किया जा रहा है, एक बो से एरो को रिलीज किया जा रहा है एंड यू हैव टू राइट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन दिस प्रोसेस। तो हमें ये पता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज इट्स फॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं करी जा सकती, ना ही क्रिएट करी जा सकती है, बस उसकी फॉर्म्स चेंज होती रहती हैं। सपोज एक बॉल थी, ठीक है, एक बिल्डिंग से मैंने उसे नीचे फेंका, पहले उसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हाइट पर होता है उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। जैसे ही मैंने उसे रिलीज किया उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई उस बॉल के पास, ठीक है। दैट पोटेंशियल एनर्जी गॉट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। फिर जब ये बॉल ग्राउंड को हिट करती है तब फिर क्या ये जो पोटेंशियल एनर्जी थी और जो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई, काइनेटिक एनर्जी का खत्म हो जाती है? नहीं, दैट काइनेटिक एनर्जी गॉट कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी। जब वो बॉल ग्राउंड से हिट करी होगी तो एक साउंड एनर्जी निकली। अब ये साउंड एनर्जी यूनिवर्स में चली गई। तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो हमसे पूछा गया है कि अगर बो को स्ट्रेच किया जाता है तो एनर्जी किस तरह से ट्रांसफॉर्म होती है। तो जब बो को स्ट्रेच किया जाता है कुछ इस तरह से, तो हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? अपने मसल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। हम अपने मसल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हियर मस्क्यूलर एनर्जी कम्स इनटू रोल। सबसे पहले मस्क्यूलर एनर्जी का इस्तेमाल हमने किया। इस स्ट्रेच्ड बो की वजह से उस एरो के पास कौन सी एनर्जी आई? पोटेंशियल एनर्जी। ये जो मस्क्यूलर एनर्जी थी वो एरो में भर गई पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। अब जब इस एरो को रिलीज किया जाएगा ये पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि बो के एरो के पास क्या आ जाएगा? मोशन आ जाएगा, ठीक है। ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यही आपको अपने आंसर में लिखना था। पूछा था ना क्वेश्चन में, एक्सप्लेन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन दिस प्रोसेस। तो हमने बता दिया कि एनर्जी कुछ इस तरह से ट्रांसफॉर्म होगी। पहले मस्कुलर एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी एंड देन पोटेंशियल एनर्जी वुड बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। ये 8th क्वेश्चन का ए पार्ट था। Now B part of the question is asking, a girl of 40 kg climbs up on her house terrace which is 15 feet above the ground. एक लड़की है जिसका मास है 40 kg, 40 kg उसका मास है, and she climbs up on her house terrace which is 15 feet above from the ground. उसका जो घर है वो अपनी टेरेस पे चढ़ जाती है। उसके टेरेस ग्राउंड से 15 फीट की दूरी पर है। आपको यहाँ पर बताया हुआ है कि 1 फुट इज इक्वल टू 0.3 मीटर। ये क्वेश्चन में गिवन है। नाउ क्वेश्चन इज आस्किंग कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी शी गेन्स। हमें पता है कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हाइट पर जाता है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी आती है। अब ये लड़की इस टेरेस पर चढ़ गई होगी तो उसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्वेश्चन आपसे कह रहा है उसी पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करो। तो हमें ये पता है कि पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय द फॉर्मूला mgh, where m is mass of the object, G stands for gravity and H is height, right? तो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है हमें। मास दे रखा है गर्ल का 40 kg मल्टीप्लाई बाय G यानी कि ग्रेविटी। हमें पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है, बट हम कन्वीनियंस के लिए उसे 10 मीटर पर सेकेंड भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ले लेती हूँ और H इज द हाइट जो यहाँ पर हमें फीट में गिवन है। पर हमें ये पता है कि 1 फुट 0.3 मीटर्स के बराबर होता है, तो हम 15 फुट को मीटर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इफ 1 फुट इज इक्वल टू 0.3 मीटर देन 15 फुट किसके बराबर होगा? 15 मल्टीप्लाई बाय 0.3 मीटर्स, राइट। 15 3 is 45, दिस इज 4.5 मीटर। 15 फुट यानी कि 4.5 मीटर्स। तो हाइट भी हमें पता है 4.5 मीटर्स। तो यहाँ पर हमने पुट कर दिया तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई। कितनी आएगी ये? पॉइंट हटा, नीचे एक 0 0, 10 से 10 कैंसिल, 0 5 4 से 20, 0 4 4 से 16 17 1800 जूल्स आपकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन था, हाँ, इसमें और करके एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे।
और करके एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है, What is work to be done to increase the velocity of a bus from 36 km per hour to 72 km per hour? एक बस है, ठीक है, Initially the bus was moving with the velocity of 36 km per hour. अब इस बस के ऊपर हम कितना वर्क डन करें, कितना काम करें, कितना वर्क करें इस बस के ऊपर कि इसकी वेलोसिटी चेंज होकर 72 किलोमीटर पर आवर हो जाए। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि आप इस बस के ऊपर कितना काम करो, कितना वर्क करोगे कि उसकी जो है वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर से चेंज होकर 72 किलोमीटर पर आवर हो जाए। और आपको यहाँ पर बस का मास भी दे रखा है, मास ऑफ द बस इज 1000 kg. Now to solve this question we must know change in kinetic energy is equal to work done. क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया है कि वर्क डन कितना करना पड़ेगा 36 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी को 72 किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए। तो हमें ये पता होना चाहिए कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। देखो अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, वर्क डन इज व्हाट, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, पहले इस बस के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी रही होगी, क्या रही होगी, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर वेलोसिटी क्या, वेलोसिटी की जगह पे क्या आएगा 36 किलोमीटर पर आवर, है ना। पहले उसके पास ये काइनेटिक एनर्जी रही होगी, फिर काइनेटिक एनर्जी चेंज होकर क्या हो गई, हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पर वेलोसिटी की जगह पे 72 किलोमीटर पर आवर आएगा, है ना। तो वेलोसिटी में जो ये चेंज आया है यही वर्क डन है। तो क्या मैं इन दोनों वेलोसिटीज को सबट्रैक्ट कर सकती हूँ, क्या ये वर्क डन होगा, हाँ जी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास ये थी 36 किलोमीटर पर आवर, है ना। अब काइनेटिक एनर्जी में यहाँ से कैलकुलेट कर सकती हूँ, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, दोनों को सबट्रैक्ट कर देंगे तो वर्क डन आ जाएगा। देखो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब दोनों काइनेटिक एनर्जीज को सबट्रैक्ट कर दो, फाइनल और इनिशियल को। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ काइनेटिक एनर्जी फाइनल सबट्रैक्टेड बाय काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, राइट। फाइनल काइनेटिक एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यही होता है हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम। अब यहाँ पर मैं वी स्क्वायर ना लिख के यू स्क्वायर लिख सकती हूँ। काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय हाफ एम वी स्क्वायर, आई नो दैट, पर जो v है यहाँ पर वो फाइनल वेलोसिटी नहीं इनिशियल वेलोसिटी की बात करी जा रही है, तो मैं इसको u लिख सकती हूँ, मेरी मर्जी, है ना। अगर आप इसको नहीं u लिखना चाहते हो तो आप सीधा वैल्यूज पुट कर सकते हैं। देखो हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पर हाफ और m को कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर वेलोसिटीज जो है 36 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर, ये हमको किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, तो हम इनको चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकेंड में। देखो 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए आप सिंपली इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। कोई भी वैल्यू अगर आपको किलोमीटर पर आवर में दे रखी है और आप उसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना चाहते हो तो आप उसे सिंपली 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो आंसर आएगा आपका, यानी जो भी कैलकुलेट करके आएगा वो मीटर पर सेकंड में आएगा। सो 18 2 36, 5 2 10 मीटर पर सेकंड, ये क्या आ गई इनिशियल वेलोसिटी जिसको मैं u से डिनोट करी थी, और 72 किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट वुड बिकम 8 3 24 8 4 32 420 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई आपकी फाइनल वेलोसिटी v। इन वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर देते हैं। देखो वर्क डन इज इक्वल टू हाफ m, मास ऑफ द बस इज 1000 मल्टीप्लाइड बाय v स्क्वायर, v इज 20 स्क्वायर, v is final velocity which is 20 meter per second minus initial velocity which is 10 meter per second। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, 2 को कैंसिल करेंगे 1000 से, it becomes 500 मल्टीप्लाई बाय 20 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। इधर मैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के इसको a प्लस b a माइनस b लिख सकती हूँ, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। 20 प्लस 10 ब्रैकेट 20 माइनस 10, work done is equal to 500 multiply 20 plus 10 is 30 multiply 20 minus 10 is 10, so 5 3 is 15, it becomes 1,50,000। तो वर्क डन कितना आया 1,50,000 जूल्स। क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होता है। अगर आपको ये चीज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है कि कॉमन नॉर्मल लेना, तो सिंपली आप एक चीज कर सकते हो,
क्या करोगे, वही करना है, पर मैंने यहाँ पर थोड़ा एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखा है, मैं आपको बताती हूँ। सिंपली क्या करना, वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वी नो, फर्स्ट अलग से कैलकुलेट कर लो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, अलग से कैलकुलेट कर लो फाइनल काइनेटिक एनर्जी, दोनों को सबट्रैक्ट कर दो, वही वर्क डन होगा। वही मैंने यहाँ पर किया, बस थोड़ा एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिख दिया। इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू, आप उस तरह से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर हमारा 8th क्वेश्चन पूरा हो चुका है। नाउ लेट अस डिस्कस द 9th क्वेश्चन। तो 9th क्वेश्चन भी 2 पार्ट्स का है। ए पार्ट कह रहा है कि स्टेट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अलोंग विद इट्स इक्वेशन। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आपको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक्सप्लेन करना है और इसकी इक्वेशन भी लिखनी है, एंड ऑल्सो राइट 2 ऑफ इट्स इंपॉर्टेंस। आपको 2 इंपॉर्टेंस लिखनी है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। सो लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। दिस लॉ स्टेट्स दैट इन दिस यूनिवर्स एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी सिंगल अनदर ऑब्जेक्ट, यानी इस यूनिवर्स का हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है किसी फोर्स के साथ, एंड दैट फोर्स is directly proportional to product of the masses of the objects and it is inversely proportional to square of distances between them, है ना। आई होप आपने ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ा होगा ये। तो पहले मैं इसको इरेज कर लेती हूँ, फिर मैं आपको 9th क्वेश्चन समझाती हूँ। तो क्वेश्चन था कि आपको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को स्टेट करना है, आपको बताना है कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है, एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास m2 है, ये यूनिवर्स में कोई भी 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक फोर्स F लगेगा विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स, यानी कि m1 m2 जो इन 2 ऑब्जेक्ट्स के मास है उनके प्रोडक्ट के बराबर होगा वो फोर्स, और इनके बीच में m1 m2 इन मासेस के बीच में जो डिस्टेंस है, सपोज r डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, तो इस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ये फोर्स। तो मैं कुछ इस तरह से लिख सकती हूँ, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ masses of the objects, masses m1 और m2 थे, and it would be inversely proportional to square of distance between them। उनके बीच का डिस्टेंस r था, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये फोर्स उनके स्क्वायर के डिस्टेंस के। तो आपको यहाँ पर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को स्टेट करके उसकी इक्वेशन भी लिखनी है। तो आप कैसे लिखेंगे, आप इसको लिख सकते हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट्स दैट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन states that every single object in this universe attracts another object. Every single object in this universe attracts another object with a force, एक फोर्स के साथ, which is directly proportional to the product of their masses, and inversely proportional to the square of distance between them। ठीक है, जो मैंने आपको अभी बताया था बस उसको शब्दों में लिख दिया है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट्स दैट एवरी सिंगल ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है इस यूनिवर्स का हर एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ फोर्स F लगाता है। जो ये फोर्स है F, it is directly proportional to the product of masses of the objects and it is inversely proportional to square of distance between them। और साथ में आपको क्वेश्चन में पूछा गया था आपको इसकी इक्वेशन भी लिखनी है। तो इसकी इक्वेशन क्या है, F is directly proportional to m1 m2 by r square, where m1 and m2 are product of masses and r square is basically the square of distance between these two objects। क्वेश्चन आपसे फिर पूछ रहा था ऑल्सो राइट 2 ऑफ इट्स इम्पोर्टेंसेस, आपको 2 इंपॉर्टेंस लिखनी है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। देखो, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक्सप्लेन करता है हमारे सन के अराउंड जितने भी प्लैनेट्स का मोशन होता है,
अर्थ के अराउंड मून का जो मोशन है इट इज ओनली एक्सप्लेन्ड बाय यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हमारी अर्थ के ऊपर स्नोफॉल होती है, रेनफॉल होती है, एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड बाय यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो आप इनमें से कोई भी दो चीजें लिख सकते हो। यू कैन राइट मोशन ऑफ प्लैनेट्स around the sun is explained by universal law of gravitation, and also rainfall and snowfall on the earth is explained by universal law of gravitation। तो ये दो इसके यूज हो गए। फिर क्वेश्चन का जो बी पार्ट है वो आपसे पूछ रहा है व्हाट डज जी एंड जी स्टैंड्स फॉर विद द रिस्पेक्ट ऑफ ग्रेविटेशन। बी पार्ट क्वेश्चन का आपसे पूछ रहा है कि ये स्मॉल जी और कैपिटल जी क्या है। सो फॉर योर इंफॉर्मेशन, स्मॉल जी इज ग्रेविटी and capital G is gravitation constant। ठीक है, small g is gravity and capital G is gravitation, you may say gravitation constant। ठीक है, तो ये हो गया आपका 9th question का B part। Now let us discuss 10th question। So question is saying write the chemical formula of aluminium hydroxide and sodium chloride। अब आपको aluminium hydroxide और sodium chloride का फॉर्मूला लिखना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, देखो केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए नाम सुनो पहले ध्यान से, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, दैट मींस दिस फॉर्मूला मस्ट कंटेन एल्यूमिनियम। ठीक है, बिकॉज उसमें नाम आ रहा है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड इज OH। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए पहले आप सिंबल्स लिखेंगे उन एलिमेंट्स की या एटम्स की जिनकी बात हो रही है। अब एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी 283, 3 इसकी वैलेंसी होगी, राइट। और OH के ऊपर -1 चार्ज होता है तो 1 OH की वैलेंसी होगी। अब आप इसको क्रॉस कर देंगे, AlOH होल थ्राइस, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ योर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब क्वेश्चन पूछ रहा है सोडियम क्लोराइड का भी फॉर्मूला बताओ जी। सोडियम Na इज एंड क्लोराइड इज Cl। हमें पहले जो भी एलिमेंट्स हमें बोले हुए थे, जो भी फॉर्मूला हमें बोला हुआ था उसे हमने सिंबल्स के फॉर्म में लिख लिया। सोडियम क्लोराइड यानी सोडियम और क्लोरीन की बात हो रही होगी इसमें। अब सोडियम की वैलेंसी लिख दो, उसके जस्ट नीचे सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 होती है, और इनको क्रॉस कर दो Na1 Cl1। इसको ऐसे लिखने की बजाय आप सीधा NaCl भी लिख सकते हो। तो सोडियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड दोनों का ही फॉर्मूला बना दिया हमने। अब क्वेश्चन का बी पार्ट आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन का बी पार्ट आपसे पूछ रहा है नेम द फॉलोइंग कंपाउंड Al2O3 एंड MgO। दो कंपाउंड्स आपको गिवन है, आपको इनके फॉर्मूला के बेसिस पे नाम लिखना है। Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। जहां पर भी O2 आए आप समझ जाना वहां पर ऑक्साइड है, वो एक ऑक्साइड है। OH आए तो ये एक हाइड्रो ऑक्साइड है। ओके, सो Al2O3 इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड and MgO is magnesium oxide। okay, ये था हमारा 10th question। now let us discuss the 11th one। question is saying during photosynthesis glucose which is C6H12O6 and oxygen is found। photosynthesis के दौरान ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है। calculate the molecular mass of glucose। now in this question you have to calculate molecular mass of glucose। molecular mass बहुत आसान है। molecule is basically a group of atoms, right? बहुत सारे atoms मिलके एक molecule बनाते हैं। तो अगर आपको molecule का मास निकालना है तो आप atoms के मास को प्लस कर दो। जैसे CO2 एक molecule है तो आप इस पूरे मॉलिक्यूल का मास कैसे निकालोगे, कार्बन का एक एटम, कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 में कार्बन का एक एटम प्लस ऑक्सीजन का 2 एटम्स मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन का एटम का मास, सिंपल एज दैट। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है C6H12O6 इस मॉलिक्यूल का मास निकालना है, और आपको क्वेश्चन में कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का ही मतलब तीनों का ही एटॉमिक मास गिवन है। कार्बन का एटॉमिक मास 12U, हाइड्रोजन का 1U एंड ऑक्सीजन का 16U। ज्यादातर क्वेश्चंस में आपको एटॉमिक मासेस गिवन होंगे, कई बार नहीं भी होते हैं तो आप अपनी सेफ्टी के लिए याद कर सकते हैं। तो कार्बन के यहाँ पर C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में कार्बन के 6 एटम्स है। सो 6 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ 1 कार्बन एटम विच इज 12U प्लस हाइड्रोजन के 12 एटम्स, 12 मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना 1U प्लस ऑक्सीजन के कितने एटम्स 6 एटम्स मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना 16U। सॉल्व करेंगे 6 to 12
12 6 72u प्लस 12u प्लस 6 6 36 6 96u 0 1 7 8 19 और 18 180u ये मास आ गया आपका C6H12O6 यानी ग्लूकोज एटम का, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का, सॉरी। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है बी पार्ट, ये ए पार्ट था, क्वेश्चन का बी पार्ट आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ C12 एटम। C12 एटम के 12 ग्राम में कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे। देखो ध्यान से देखो, हमें ये पता है 1 मोल of anything contains 6.022 into 10 to the power 23 particles and mass of these particles is equal to molar mass of the substance that we have taken, right? So molar mass, this is equal to molar mass. Molar mass is nothing but atomic mass in grams. तो कार्बन का जो C12 एटम है उसके 12 ग्राम का मतलब क्या है, 12 ग्राम का मतलब क्या, देखो कार्बन का एटॉमिक मास 12 U होता है, तो यहाँ पर हमने U को चेंज करके बस G कर दिया, तो ये बन जाता है कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास, कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास या फिर मोलर मास, ठीक है। मोलर मास, मोलर मास कितना हुआ कार्बन का 12 ग्राम, ठीक है, 12 ग्राम हुआ। और ये जो मोलर मास है 12 ग्राम, हमें पता है इस 12 ग्राम में कितने पार्टिकल्स होंगे, हमेशा 6.022 into 10 to the power 23 particles. 1 mole of anything has fixed number of particles, that is 6.022 into 10 to the power 23 particles. तो C12 एटम के 12 ग्राम में हमेशा कितने पार्टिकल्स होंगे, 6.022 into 10 to the power 23 particles और atoms of carbon. Okay, is that clear? Okay, 11th question भी हो गया. Now let us discuss the 12th question. उससे पहले मैं इसको इरेज कर देती हूँ. So question 12 is define cation and anion. आपको cation और anion डिफाइन करना है. cation क्या होता है, कोई भी एक ऐसा एटम जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसे हम cation बोलते हैं. एक पॉजिटिव चार्ज, 2 3 कितने भी पॉजिटिव चार्जेस हैं तो हम उसे cation बोलते हैं. anion इज बेसिकली अ नेगेटिव आयन, है ना. कोई भी आयन या फिर एटम आप कह सकते हो जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसे हम अनायन बोलते हैं. क्वेश्चन का आगे पार्ट पूछ रहा है व्हेन सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व्ड इन वाटर इट फॉर्म्स सोडियम एंड क्लोराइड आयंस. जब सोडियम क्लोराइड को यानी कि NaCl को पानी में डिसॉल्व किया जाता है तो वो सोडियम और क्लोराइड के आयंस बना लेता है. कैटेगराइज देम इनटू कटायन और अनायन. आपको बताना है कि सोडियम और क्लोराइड दोनों के आयंस में से कौन सा कटायन है और कौन सा अनायन है. ऑल्सो राइट देयर सिंबल, आपको इनके सिंबल्स भी लिखने हैं. तो सबसे पहले कटायन और अनायन को डिफाइन करते हैं. आंसर 12. कटायन को डिफाइन करते हैं. an atom or group of atoms having positive charges is कटायन. ठीक है, कोई भी एक एटम या फिर एटम्स का ग्रुप जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उन्हें हम कटायन बोलेंगे. अनायन को कैसे डिफाइन करेंगे, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स having negative charges is anion. ठीक है, अब आपसे बोला गया है सोडियम और क्लोरीन दोनों के आयंस में से आपको बताना है कि कौन सा कटायन है और कौन सा अनायन है. पहले तो हमें कैसे पता चलेगा कि किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है. देखो कोई भी एटम अगर अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है स्टेबिलिटी के लिए, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा. अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन लेता है स्टेबिलिटी के लिए तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा. देने वाला हमेशा बड़ा होता है, इट इज अ पॉजिटिविटी. तो देने वाला जो भी होगा उसके ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा और जो भी लेने वाला एटम होगा अपने ऑक्टेट को फिल करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए जो दूसरों से इलेक्ट्रॉन लेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा. अब देखो सोडियम की अगर हम बात करें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11. तो सोडियम 2 8 और 1 ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी. 8 और 2 10 और 11 यानी आटोमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा. अब ये एक इलेक्ट्रॉन को चुपचाप किसी को डोनेट कर देगा और स्टेबल हो जाएगा. तब इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, 2 और 8 कंप्लीट हो जाएगा, है ना.
तो अब क्या होगा, ये जो सोडियम है, सोडियम के एटम ने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, इसलिए सोडियम के ऊपर कितना 1 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एंड दैट्स हाउ सोडियम बिकम्स व्हाट, सोडियम बिकम्स अ कटायन, राइट। अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 287, इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं स्टेबिलिटी के लिए, ये बाहर से किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन लेगा क्लोरीन, है ना, इसको किसी से इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा अपनी स्टेबिलिटी के लिए, इस वजह से क्लोरीन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आएगा, एंड दैट्स हाउ क्लोरीन बिकम्स व्हाट, अनायन। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, ठीक है। क्लोरीन एक अनायन बन गया और सोडियम जो है ये कटायन बन गया। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था इसके बाद कैटेगराइज देम इनटू कटायन और अनायन, हमने इनको कैटेगराइज भी कर दिया कटायन और अनायन में। ऑल्सो राइट द सिंबल्स ऑफ दीज आयन्स, आपको सोडियम +1 और क्लोरीन -1 ये सिंबल्स भी लिख के दिखाने थे, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो जाता है, फिर हमने सब कुछ कर लिया है क्योंकि। अब 13 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है व्हाट आर आइसोटोप्स, राइट, 2 एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स। 13 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स। देखो आइसोटोप्स और आइसोबार दो चीजें हम लोगों ने पढ़ी होंगी, आई होप आपने पढ़ी होंगी। आइसोटोप्स देखो क्या होते हैं, एक एलिमेंट के 2 अलग अलग टाइप के एटम्स, ठीक है, दोनों का जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है पर दोनों का मास अलग अलग है, ठीक है। क्या बोला मैंने, एक सेम ही एलिमेंट के 2 ऐसे एटम्स जिनमें एटॉमिक नंबर तो दोनों का सेम है पर उन दोनों का मास जो है वो अलग अलग है, उन्हें हम आइसोटोप्स कहते हैं। तो हम आइसोटोप्स को कैसे डिफाइन करेंगे, हम लिखेंगे एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट having same atomic mass but different, sorry, same atomic number but different mass number, ठीक है, ये हो गए आइसोटोप्स। फिर उसके बाद पूछा गया है राइट 2 एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स, तो आइसोटोप्स का इस्तेमाल न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है। यूरेनियम का जो आइसोटोप है न्यूक्लियर रिएक्टर में उसका फ्यूल के रूप में इस्तेमाल होता है, और आयोडीन का जो आइसोटोप है उसको हम गॉइटर के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, और कोबाल्ट के आइसोटोप को हम कैंसर ट्रीटमेंट के लिए भी यूज करते हैं। तो आप ये कोई भी 2 यूज लिख सकते हो। क्या यूजेस हो गए इसके, फर्स्ट आप लिख सकते हो अगर आप लिखना चाहो तो, अदरवाइज आप सिर्फ ये लिख सकते हो जनरली कि आइसोटोप्स को हम न्यूक्लियर रिएक्टर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लिखना चाहो पूरा तो आप लिख सकते हो कि यूरेनियम आइसोटोप्स आर यूज्ड एज फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर, ओके। और सेकेंडली आप लिख सकते हो आयोडीन आइसोटोप्स आर यूज्ड इन गॉइटर ट्रीटमेंट, ठीक है, गॉइटर ट्रीटमेंट। आप साथ में ये भी लिख सकते हो इन गॉइटर ट्रीटमेंट, ओके। ओके, 2 ही यूजेस लिखने थे, 2 एप्लीकेशन लिखने थे, सॉरी 2 एप्लीकेशन लिख दिए। अब क्वेश्चन का बी पार्ट आपसे कह रहा है आइडेंटिफाई द एटम हु स्ट्रक्चर इज शोन हियर। आपको एक एटम दे रखा है कुछ इस तरह से, उसका फर्स्ट शेल जो के शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स, आई गेस 8 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7 8, और एम शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है। तो आपसे पूछा गया है आइडेंटिफाई द एटम, इसको आइडेंटिफाई करो। आप काउंट कर सकते हो, देखो 2 और 8 और 2 12 इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स है, 12 इलेक्ट्रॉन्स है यानी कि 12 ही प्रोटॉन्स होंगे, 12 ही इसका एटॉमिक नंबर होगा, है ना। तो 12 एटॉमिक नंबर किसका है, इसके लिए आपको फर्स्ट से लेके 20 एलिमेंट्स आपको याद करने पड़ेंगे लाइन वाइज, ठीक है। और हम अगर देखें हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन सोडियम मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का जो है एटॉमिक नंबर
मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12 होता है। तो ये जो है मैग्नीशियम का एटम है। क्वेश्चन में आगे आपसे पूछा जा रहा है ऑल्सो राइट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको अब मैग्नीशियम के एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत आसान है, 2 8 और 2। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 8 और थर्ड शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बस इतना ही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। हाँ, और कुछ नहीं बचा। इसी के साथ हमारा सेक्शन बी खत्म हो गया है। अब सेक्शन सी बाकी है हमारे सैंपल पेपर का, जिसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन है, 14 और 15 क्वेश्चन, दोनों ही 4-4 मार्क्स के हैं। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। अब सेक्शन सी को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।